हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ डी ब्रोगली के बारे में। अगर नहीं देखा आपने तो इससे पहले वाले वीडियो देख लो जा करके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि इट इज़ इम्पॉसिबल। पहले ध्यान से देखो फिर समझोगे। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग ने ये बताया था, हिजनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये बताया था कि किसी इलेक्ट्रॉन है जो स्मॉल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, स्मॉल पार्टिकल है, इन दोनों की अगर हम पोजीशन और मोमेंटम, मतलब मोमेंटम क्या होता है P = mv, ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाती है इसमें। तो अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी स्मॉल पार्टिकल की हम एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। या एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ अगर हम चाहें कि कोई इलेक्ट्रॉन मान के चलो, ठीक है, अगर हम वो मूव कर रहा है, कहीं ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, अगर हम चाहें कि उसकी पोजीशन क्या है, एक पॉइंट पर उसकी पोजीशन क्या है और उसकी स्पीड क्या है, हम दोनों पता लगा सके, तो वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हम एक स्मॉल पार्टिकल की दोनों एक साथ पता नहीं लगा सकते, सिर्फ एक चीज़ ही पता लगा सकेंगे एक बार में। या तो हम मोमेंटम पता कर सकते हैं उसका कि कितना है, या फिर उसका पोजीशन कहाँ पर है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके पोजीशन पता करोगे एग्जैक्ट, तो ये पता नहीं चल पाएगा आपको, इसमें कमी हो जाएगी, इसमें कुछ गलती हो जाएगी। और अगर एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड करोगे तो पोजीशन नहीं पता चल पाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है। तो यहाँ उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एक फॉर्मूला है ΔX × ΔP मोर देन इक्वल टू H/mv, H/4π। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था उन्होंने। इसका मतलब ये है डेल्टा P क्या है, हमारा मोमेंटम है, और ΔX क्या है, यहाँ पे पोजीशन है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ΔX.Δmv ΔV लिख सकते हैं। mv है ना, ये mv, P को mv लिखते हैं, तो मास तो सेम रहेगा, लेकिन हम वेलोसिटी में हम ΔV लगा रहे हैं। मोर देन इक्वल टू H/4π, ये वैल्यू है। हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू है, ये उन्होंने दी थी। इसका मतलब ये है कि जो इनका प्रोडक्ट होगा, जो ΔX जो पोजीशन है और ये जो वेलोसिटी है, ये हमेशा ही ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी, इससे कभी कम नहीं होगी। यहाँ पे ΔX है हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहाँ पर x जो है वो पोजीशन है, और डेल्टा मतलब अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि उसमें कुछ कमी हो, कुछ एरर हो उसके अंदर, मतलब हम पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाते। और ΔP का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, और अगर ये वाली वैल्यू दी होगी तो यहाँ पर जो v होगा, ΔV, वो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले सही है। P को मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया और कुछ नहीं किया। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है कि मान के चलो ΔX और ΔP, मान के चलो हम एग्जैक्ट मान के चलो इसकी मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं हम,
अगर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं तो इसमें कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मतलब इसकी हमें पोजीशन पता नहीं लग पाएगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। अगर इलेक्ट्रॉन की हमें मोमेंटम पता चल गई कैसे भी, तो हम उसकी पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसी अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा, अगर ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम कब होगा, ये तब होगा जब हमें एग्जैक्ट पता हो पोजीशन। अगर मान के चलो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है इलेक्ट्रॉन की, तो हमें एग्जैक्ट मोमेंटम पता नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसके अंदर, कुछ कमी आ जाएगी, कुछ एरर आ जाएगी कि हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि वो किस मोमेंटम से मूव कर रहा है वो। अगर ठीक है, तो वही सेम वेलोसिटी में अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है इलेक्ट्रॉन की, तो हम उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी में उसकी कुछ कमी आ जाएगी, कुछ एरर आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। कब नहीं बता सकते, जब हमें पोजीशन पता हो। समझ में आए, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम दोनों में से किसी एक चीज़ को एग्जैक्ट बता सकते हैं। स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ठीक है, इस जो ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड है कि प्रूफ दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, देखो समझो, जो एटम है, मान के चलो एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेंगे, ऑर्बिट पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट पे। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव नहीं करता, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियस तो यही है ना, न्यूक्लियस तो यही है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करो कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ये बताना है आपको, किसके अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्यों है, इसके अंदर क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। तो एक बात, बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या होता है, जो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है, डायमीटर या साइज ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये साइज ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो डायमीटर है, मान के चलो ये थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो पूरा होगा ना डायमीटर न्यूक्लियस का, ये होगा पूरा 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलो मान के हम एक बार को मान लेते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता होता तो क्या होता। ठीक है, तो लेट एज्यूम, हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट करता तो जो इसकी जो पोजीशन होती कहाँ से कहाँ तक होती, यहाँ से यहाँ तक होती ना इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक घूम पाता ये, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो पूरा सर्कल जैसा मानते हैं हम इसको। तो जहाँ तक हर जगह इसकी डायमीटर बराबर होगा, तो जो डेल्टा एक्स जो होगा, इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डेल्टा एक्स होगा इसका, वो कितना होगा, वो भी कितना हो जाएगा, वो भी सेम ही होएगा इसके बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ही तो मूव कर पाएगा। अगर मान के चल रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो यहाँ से लेकर के यहीं तक के बीच में हो सकती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो हम इसको ये यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन किसकी है, डायमीटर के बराबर है पूरा। तो डायमीटर को हम मान ले रहे हैं, इसकी जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम 10⁻⁻15 मान रहे हैं इसको, जो इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। एक्स, डेल्टा एक्स क्या आया था मैंने, पोजीशन, एक्स क्या था, पोजीशन। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा के देखो वाला। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। ठीक है, और डेल्टा एक्स इंटू में m डेल्टा v, इसको हम ये लिख सकते हैं h/4π।
इसके बाद डेल्टा एक्स हमें पता है, देखो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे हम, मास ये डेल्टा एक्स और ये मास नीचे आ जाएगा, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालेंगे हम। जब भी डेल्टा लगाओ तो अनसर्टेनिटी बोला करो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h/4 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई m। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मास डेल्टा v क्या होगा फिर, h कितने, h की वैल्यू 6.626 10⁻34 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है हमारा, अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10⁻⁻15। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैंने बताया था 9.1 10⁻31, ठीक है, ये मास ऑफ -31 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करके देख लो बेशक से, नहीं यही वैल्यू आएगी 9.7 नहीं सॉरी 5.7 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, ये वैल्यू आएगी। तो एक बात बताओ मुझे, ये वेलोसिटी आई है, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आई है, किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो एक बात सोच के देखो कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या सोच सकते हो कि लाइट की स्पीड से भी इसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। हमारे जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की। समझ में आया, तो इससे स्पीड किसी की हो ही नहीं सकती ज़्यादा। तो इसलिए बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये ज़्यादा है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। सो इट इज़ इम्पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये असंभव है। लिख दो आगे, बिकॉज डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज मोर, ज़्यादा है किससे, मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, करवाते भी हैं, तो उतार लो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, यहाँ ऐसे लिख लो, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हैविंग uncertainty momentum of electron possess uncertainty in position, कितना है 1.59 10⁻⁻39 मीटर, ठीक है। अनसर्टेनिटी पोजीशन दे रखा है, मतलब डेल्टा एक्स कितना है 1.59 10⁻⁻39 मीटर, सॉरी 33 है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें अनसर्टेनिटी मोमेंटम फाइंड करना है, मतलब डेल्टा पी, ये फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 याद रखना। डेल्टा पी निकालना है, इसको यही रहने दो, इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स,
ठीक है, नीचे आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 6.626 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट है। 4 इंटू में 3.14 पाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स कितना हमारा ये रहा 1.59 10⁻⁻33। ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 10 के पावर 1 बचेगा, 10 बचेगा सिर्फ। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻2। ये क्या हमारा मोमेंटम आ गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये न्यूमेरिकल थे, कुछ इंपॉर्टेंट करवा दिए, और ये बस ये टॉपिक यहीं तक था। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।